नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शांतनु मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का रतनवीर नेचर क्योर, तारामती वेलनेस एंड योगा इंस्टीट्यूट, वी ट्रांस रिजुविनेशन एंड हीलिंग सेंटर कच्छ गुजरात के प्रसारित किए गए इस सीरीज नवरात्रि हेल्थ सीरीज में। साथियों, नवरात्रि चल रही है और इस हेल्थ सीरीज में हम 9 दिनों में 9 अलग अलग कलर्स जो माता को रिप्रेजेंट करते हैं उनके ऊपर बताएंगे कि उनके हमारे शरीर पर क्या स्वास्थ्य के प्रभाव पड़ते हैं। कलर्स रिलेटेड टू हैप्पीनेस, कलर्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड रिजुविनेशंस। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कलर्स में 2 प्रकार के कलर्स होते हैं। कुछ प्राइमरी कलर्स होते हैं और कुछ सेकेंडरी कलर्स होते हैं। लेकिन इन सभी कलर्स का जो मदर है, जो ओरिजिन है, वो है वाइट। आप जानते हैं सूर्य की रोशनी जिससे पैदा होती है वाइट कलर, जो वाइट कलर की ही होती है, उसको जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं या गुजरने देते हैं तो वो 7 रंगों में बदल जाती है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 पहले वो कलर्स हैं जो वाइट से ही पैदा होते हैं। वाइट यूनिवर्सल कलर है, सूर्य की रोशनी या उजाला पैदा करने के लिए वही काम आती है। कलर्स 2 भागों में डिवाइड होते हैं, वार्म कलर्स एंड कोल्ड कलर्स, एक्साइटिंग कलर्स एंड सेडेटिंग कलर्स। जैसे कि वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ये 3 कलर्स ऐसे हैं जो कि सेडेटिंग यानी कि मन को शांत करने वाले रंग होते हैं। हमारे बेडरूम में जो कलर होना चाहिए नाइट बल्ब का, वो क्या होना चाहिए? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किए हुए एक रिसर्च के मुताबिक हमारे बेडरूम में जो कलर होना चाहिए, हमारे सोने के कमरे में, हमारे शयन के समय में, वो कूल काइंड ऑफ कलर्स, सेडेटिव काइंड ऑफ कलर्स का ही लाइट होना चाहिए। जैसे कि वायलेट, इंडिगो और बेस्ट होगा कि ब्लू का यूज किया जाए। उसी तरह से आता है वार्म कलर्स या फिर एक्साइटिंग कलर्स, जैसे कि येलो, ऑरेंज एंड रेड। हमारे वर्क स्टेशंस पर जहां हम काम कर रहे हैं, जहां हमें जागृत अवस्था में रहना है, वहां जो कलर होना चाहिए वो ज्यादातर येलो ही होना चाहिए। ऑरेंज और रेड वार्म कलर तो हैं, एक्साइटिंग तो हैं, लेकिन ये एग्जॉशन भी लेकर के आते हैं। एग्जॉशन मतलब कि थकान भी लेकर के आएंगे। रेड इन सब में सबसे वार्म कलर माना जाता है। रेड का मतलब आपने देखा हो युद्ध में झंडे का रंग क्या होता है, जिसको देख करके युद्ध के समय पर व्यक्ति का एक्साइटमेंट इस लेवल पर जाए कि खून उबलने लगे। रक्त का रंग लाल रंग, युद्ध का रंग रेड। इसलिए हमें अपने वर्क स्टेशंस पर तो रेड पर नहीं रहना है, क्योंकि हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपने देखा होगा कई लोगों को जिनके बेडरूम में नाइट बल्ब रेड कलर का लगा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के उसी रिसर्च में यह पाया गया कि जिनके घरों में लाल रंग की लाइटें जल रही हैं, उनकी नींद ज्यादातर डिस्टर्ब रहा करेगी। नींद में प्रॉब्लम आएगा और किसी भी तरीके से सुबह में वो हैप्पी होकर के, प्रसन्न होकर के, मन से स्वस्थ होकर के उठ नहीं पाएंगे। तो रेड का यूज वहां होना चाहिए जहां युद्ध हो रहा हो। वार्म कलर्स में एक अच्छी बात यह है कि ये दर्द निवारण के काम आते हैं। दर्द निवारण में काम आता है, नॉसिसेप्टिव एक्टिविटी को कम करने में काम आता है, पेन रिलीव में काम आता है। तो आपने देखा होगा ज्यादातर सिर दर्द की जो दवाइयां हैं या सिर दर्द के जो ऑयल हैं, उनका कलर रेड ही होता है। या जोड़ों में होने वाले दर्द का जो ऑयल आता है बाजार में, वो भी रेडिश ब्राउन कलर के ही उसमें कलर में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? बहुत समय तक रिसर्च करके हमारे पूर्वजों ने कलर्स को यूज किया था।
आज है नवरात्रि का चौथा दिन और ये कलर समर्पित है, ये दिन समर्पित है येलो कलर को। येलो कलर इज द वेरी एक्साइटिंग कलर विदाउट एग्जॉशन। येलो कलर अगर चक्र ध्यान के हिसाब से देखा जाए, शरीर में पाए जाने वाले अलग अलग साइकिक सेंटर्स को देखा जाए, तो येलो कलर रिप्रेजेंट करता है हमारी इंटेस्टाइन को, हमारे स्टमक को, हमारे गैस्ट्रिक सिस्टम को। येलो कलर का सही प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता रहे तो हमारा इंटेस्टाइन, हमारा गैस्ट्रिक सिस्टम ठीक होगा। क्या किया जा सकता है कि हमारे जीवन में हमारा गैस्ट्रिक सिस्टम सही रहे और येलो कलर का सही प्रभाव पड़ता रहे? येलो कलर की कमी दर्शाता है, येलो कलर का सही इनटेक हमारे शरीर में न हो रहा हो, ये दर्शाता है हमें कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिस्टम का वीकनेस, इम्यून सिस्टम का वीकनेस, गैस्ट्रो हेपेटो बिलियरी सिस्टम यानी कि लिवर के संबंध में भी आया हुआ वीकनेस या उसकी मजबूती से संबंध रखता है येलो कलर। पैंक्रियाज से संबंध रखता है येलो कलर। येलो की एक और खास बात कि येलो संबंध रखता है हमारे नाभि चक्र से, जिसको मणिपुर चक्र भी कहते हैं, और इंग्लिश में अब इसको कहा जाने लगा है सोलार प्लेक्सस। सोलार प्लेक्सस सूर्य की रोशनी, सोलार प्लेक्सस जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को सीधे सीधे रिप्रेजेंट करता है। मणिपुर चक्र का वीकनेस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर सकता है। तो दोस्तों, येलो कलर का अगर हमें थेराप्यूटिक एप्लीकेशन करना हो नेचुरोपैथी के तरीके से अपने शरीर के ऊपर, तो क्या रास्ते हैं? पहला रास्ता है येलो कलर्ड फूड्स, वो खाद्य पदार्थ जो येलो कलर के होते हैं, जैसे कि पपाया यानी कि पपीता, पंपकिन, ग्रेप्स, टर्मरिक, बनाना। ये वो खाद्य पदार्थ हैं, वो फूड्स हैं जो येलो कलर के पाए जाते हैं। बेल पेपर, इन चीजों का सेवन अगर हमारे भोजन में सही मात्रा में होता रहे तो येलो कलर हमारे फूड इनटेक सिस्टम में उतरता रहेगा और आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन, वीक मेटाबॉलिज्म, इन चीजों से हमें बचने में हेल्प। पाइनएप्पल भी एक येलोइश कलर का फूड है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने में काम आता है। हम लोग नेचुरोपैथी में यूज करते हैं कई बार कोलोनिक क्लींजिंग के अलग अलग मेथड्स। येलो कलर का फूड जो है वो हमारे कोलोन क्लींजिंग में काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, पाइनएप्पल और क्यूकम्बर, इन दोनों का मिला हुआ जूस अगर लिया जाए तो हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर ये उतना ही इफेक्ट दिखाता है जितना कि पेट की सफाई के लिए एनीमा का प्रयोग किया जाए। हम अपने नेचर क्योर सेंटर में इनमें से कोई ना कोई चीज का प्रयोग करवाते ही रहते हैं। येलो कलर का एक और एप्लीकेशन है, येलो कलर के कपड़े पहन लेना या येलो कलर की लाइट्स का प्रयोग करना। येलो कलर के कपड़े पहन लेने से हमारे मन में एक्साइटमेंट बना रहेगा, सुसुप्ता अवस्था, निद्रा से बचाया जा सकता है। बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। हमारी भारतीय खेल परंपरा में, ज्यादातर इंडियन खेल परंपराओं में आप देखिए जो रंग की जर्सी पहनी जाती है वो है ब्लू। ब्लू है शांति का रंग, ब्लू है सौहार्द का कलर, ब्लू है सेडेशन का कलर। हमारे एग्जाम्पल, हमारे पास क्रिकेटर्स भी हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जब आप आईपीएल देखेंगे तो ज्यादातर जिसका येलो कलर का कपड़ा है उसकी परफॉर्मेंस ज्यादातर देखी जाती है कि जितनी होनी चाहिए उससे थोड़ी बढ़ के आती है। अपने देश में दूसरे और रंगों के हिसाब से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का कलर जो है, जर्सी का कलर येलो ही है, और अभी तक आप देख चुके हैं कितने विश्व कप वो जीत चुके। क्यों? पहले तो व्हाइट कलर हुआ करता था,
अभी अलग अलग देशों के अलग अलग रंग होने लगे। येलो कलर के एप्लीकेशन में येलो कलर के कपड़े पहनना, येलो कलर का फूड लेना, या फिर ऐसी जगह बैठना जहां पर येलो कलर का लाइट हमें मिल सके, जैसे कि सूर्य की रोशनी के सामने एक येलो कलर का डिस्क लगाया जाए जिसका सीधा सीधा हमारे शरीर पर आकर के लगना हो सके, जिससे लाइट जो पास होती है वो आकर के हमारे पेट पर या हमारे छाती पर लग रही हो। मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा जिसमें बताया गया था कि येलो कलर में किए जाने वाले जितने भी काम हैं, येलो कलर की रोशनी में, आभा में किए जाने वाले जितने भी काम हैं, वो ज्यादा जागृत अवस्था में हो सकते हैं एज कंपेयर टू इंडिगो, ब्लू या वायलेट कलर में। ये ध्यान के रंग हैं, ये हमें अंतर्मुखी करने के काम आते हैं। उसको कहते हैं इंट्रोवर्टेडनेस ऑफ माइंड। अगर हम किसी ऐसे काम में हैं जहां एक्सट्रोवर्टेडनेस की जरूरत है, जहां वाचालता की जरूरत है, जहां ज्यादा बोलने की जरूरत है, जहां ज्यादा काम करने की जरूरत है, वहां पर येलो कलर बहुत जरूरी होगा। नेचुरोपैथी में वो क्या ट्रीटमेंट्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर सकते हैं और येलो कलर को हमारे शरीर पर पहुंचने में हेल्प करेंगे? सबसे बढ़िया तरीका है इसमें आथप स्नान का। आथप स्नान दक्षिण भारत और उत्तर भारत में बड़ा ही पॉपुलर है नेचुरोपैथी के सिस्टम में। इसमें केले के पत्ते का प्रयोग किया जाता है, जिसमें शरीर को रैप किया जाता है। केले के पत्ते में शरीर को रैप करके धूप में लिटाया जाता है सुबह 10-11 बजे के पहले की धूप में। तो आथप स्नान इज वेरी बेनिफिशियल एंड प्रोवाइड्स येलो कलर ट्रीटमेंट ओवर द बॉडी। इसके अलावा एक ट्रीटमेंट है जिसका नाम है GH पैक, गैस्ट्रो हेपेटिक पैक। क्या करना है? अपने इंटेस्टाइन्स को, अपने पेट को एक्टिवेट करने में वही हेल्प करता है। पेट के आगे के हिस्से पर वार्म यानी कि गर्म पानी का थैला रखा जाता है। पेट के पीछे के हिस्से पर, पीठ के पीछे के हिस्से पर ठंडे पानी का थैला रखा जाता है। इससे क्या होता है? गैस्ट्रो यानी कि स्टमक, हेपेटिक यानी कि लिवर, इन एरियाज में ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है। तो ठंडे पानी का थैला जो हमने पीछे रखा, पीठ के पीछे, वहीं से नर्व्स उठती हैं जो हमारे स्टमक को और लिवर को और पैंक्रियाज को एक्टिवेट करती हैं, उनको जगाती हैं, उनको नर्व सप्लाई देती हैं। इनको हम एक्टिवेट करते हैं GH पैक की मदद से। ठंडक से मिला हुआ एक्साइटमेंट हमारे इंटेस्टाइन, हमारे गैस्ट्रिक सिस्टम और लिवर के सिस्टम को जगाता है। GH पैक येलो कलर का हमारे शरीर पर प्रयोग करवाता है और GH पैक नेचुरोपैथी का एक इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है जो कि नेचर क्योर सेंटर्स में होता है। अगर आप कभी नेचर क्योर सेंटर, रतनवीर या तारामती या वी ट्रांस के वेलनेस सेंटर में आते हैं तो ये ट्रीटमेंट जरूर आपको करने। कुछ और भोज्य पदार्थ हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे येलो कलर शरीर तक पहुंचाने में, जैसे कि मस्टर्ड या मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर सीड्स, पाइनएप्पल। एक और इंपॉर्टेंट थेरेपी जो कि येलो कलर से सीधा सीधा संबंध रखती है और नेचुरोपैथी से संबंध रखती है, वो है फास्टिंग यानी कि उपवास। फास्टिंग करने से हमारे शरीर में येलो कलर का प्रभाव बढ़ता है। फास्टिंग करने से डिटॉक्सिफिकेशन होता है, फास्टिंग करने से रिजुविनेशन होता है और रीएक्टिवेशन होता है। नवरात्रि का समय 9 दिन माता के स्वरूप की पूजा करते हुए उपवास करने का समय, लेकिन ये थेराप्यूटिक फास्टिंग नहीं, ये तो रिलीजियस फास्टिंग है। लेकिन रिलीजियस फास्टिंग को अगर हम कुछ थोड़ा सा बदलाव कर लें तो हम पाएंगे कि हम रिलीजियस फास्टिंग को थेराप्यूटिक फास्टिंग में बदल पाएंगे। फास्टिंग के समय पर हमें क्या करना चाहिए ये जान लेना जरूरी है। पहले तो हमें भोजन में अल्कलाइन डाइट खाने की जरूरत होती है। फास्टिंग के समय पर अगर हमें कुछ भोज्य पदार्थ लेना है, खाना है, तो अल्कलाइन होना चाहिए। क्या होता है अल्कलाइन? अल्कलाइन होता है फ्रूट्स जूसेस, वेजिटेबल जूसेस, बॉइल्ड वेजिटेबल्स या वेजिटेबल का सूप, यही सारी चीजें अल्कलाइन होती हैं।
हमारे नेचर क्योर सेंटर में फास्टिंग के समय पर इन्हीं में से कोई ना कोई चीज सुबह दिन भर में हर 2-2 घंटे पर शरीर में प्रोवाइड करते हुए डिटॉक्सिफिकेशन और रिजुविनेशन की जर्नी पर लेकर के चलते हैं। तो येलो कलर से संबंधित है फास्टिंग। फास्टिंग का पहला स्टेप है अल्कलाइन फूड खाना माइंडफुल तरीके से। दूसरा स्टेप है अपने पोस्चर को करेक्ट करना, जो कि नेचर क्योर सेंटर में या वेलनेस सेंटर में या योग इंस्टीट्यूट में आप आते हैं तो आपको पोस्चर करेक्शन सिखाया जाता है थ्रू योगा या फिर मैनिपुलेटिव या मसाज थेरेपी इसके थ्रू। तीसरा काम हमें करना है अपनी ब्रीथ को करेक्ट करना है, यानी कि श्वास की प्रक्रिया को ठीक किया जाए। लंबा इनहेल, लंबा एक्सहेल, अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीथिंग, कपालभाति, भस्त्रिका, ये सारी चीजें फास्टिंग का ही हिस्सा हैं। ये न हो रहा हो और फास्टिंग किया जा रहा हो तो उसका कोई पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। चौथा स्टेप आता है फास्टिंग ऑफ टॉकेटिवनेस, बोल चाल का उपवास। कोशिश करें कि कम से कम बोला जाए। नवरात्रि में आप भी कोशिश करिए कि दिन भर में कम से कम 2 घंटे के लिए मौन व्रत रखिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किए गए एक रिसर्च में यह पाया गया कि अगर हम दिन में 2 घंटे मौन व्रत रख लें, मौन रहें दिन के 2 घंटे, तो हमारे ब्रेन में हाइपोकैम्पस नाम की जगह पे न्यूक्लियस का एक्टिवेशन शुरू हो जाता है। तो ज्यादा बोलने में छुपा नहीं है हेल्दी बनने का रहस्य, कम बोलने में छुपा है। तो कोशिश ये किया जाए कि हम नवरात्रि में ही सही कम से कम 2 घंटे के लिए शांत बैठें, बिना बोले रहा जाए। और अगर पूरा का पूरा मौन व्रत रख लिया गया 5 से 6 घंटे का तो और भी अच्छा है। आखिर नवरात्रि में ये काम नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। और 5वां काम है अपने विचारों को शुद्ध करना, अपने विचारों को ठीक करना। नवरात्रि के समय पर ईश्वर की आराधना करते हुए, किसी स्तोत्र का पाठ करते हुए, माता के चरणों पर ध्यान लगाते हुए अपने मन को शांत करें और हियर एंड नाउ का प्रैक्टिस करें। यहां और इसी समय हियर एंड नाउ का प्रैक्टिस करें। कुछ चीजों में येलो कलर का इफेक्ट जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बताया जाता है, येलो कलर को प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। जैसे जिन लोगों को ऑटो इम्यून कंडीशंस हो रहे हैं उनको ज्यादा येलो कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और येलो कलर के फ्रूट से या फूड से बचना चाहिए। जिन लोगों को ओवर एक्साइटमेंट या फिर एंजाइटी हो रहा हो उन्हें भी येलो से बचना चाहिए। हाइपर एक्टिव स्टेट या न्यूरालजिया, नर्व्स में आता हुआ जलन या नर्व्स में आता हुआ पेन में। साथियों, येलो कलर के बारे में इतनी ही जानकारी। उम्मीद है कि आपकी नवरात्रि का पर्व अच्छे से बीत रहा है और कभी नेचर क्योर और योग और वेलनेस के लिए आपसे हमारी यहां पर रतनवीर नेचर क्योर, तारामती वेलनेस और वी ट्रांस रिजुविनेशन एंड हीलिंग सेंटर गुजरात कच्छ में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष उपाध्याय, योगा टीचर, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं रतनवीर नेचर क्योर एंड रिसर्च सेंटर और तारामती वेलनेस एंड योगा सेंटर की ओर से। जैसा कि हमारे तत्वाधान से नवरात्रि के इस पावन अवसर पर रंगों के माध्यम से प्राकृतिक चिकित्सा और योग के बारे में कुछ जानकारियां दी जा रही हैं, जिसमें हमारे हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो आपको नेचुरोपैथी की जानकारियां दे रहे हैं कि कैसे शरीर पर रंगों का प्रभाव पड़ता है और उन रंगों की क्या ऊर्जा होती है और वो कैसे हमारे शरीर पर, हमारे शरीर के सिस्टम्स और ऑर्गन्स पर काम करती है। वैसे ही नेचुरोपैथी के बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को इस सीरीज में कुछ योगा के बारे में बताऊंगा कि उस पर्टिकुलर कलर को हम जो सिस्टम के साथ कनेक्ट है। जैसे लास्ट टाइम हमने वाइट कलर की बात की थी और वाइट कलर जो कि इम्यूनिटी का बूस्टर है हमारे, वो सब मैंने उसमें चर्चा की थी, तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे ही आज के इस सीरीज में हम बात करेंगे येलो कलर यानी कि पीला रंग। पीला रंग यानी कि उत्साह का रंग, जो हमारे अंदर उत्साह पैदा करे। यहाँ पर मैंने उत्साह क्यों बोला, क्योंकि हर रंग की अपनी एक ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है।
हम जिस रंग को देखते हैं या जिस रंग के बारे में सुनते हैं या जिस रंग का अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अपने सेंस ऑर्गन के माध्यम से जो नॉलेज जिस ज्ञानेंद्रिय यानी जिस सेंस ऑर्गन से हम लेते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें वैसा फील कराती है जो उस कलर की एनर्जी है। जैसे ग्रीन कलर कहीं ना कहीं हमारी आंखों में एक शांति का एहसास कराता है, वैसे ही पीला जो रंग है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में हमारे सबसे बड़े सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्ट है। और डाइजेशन सिस्टम यानी कि हमारे शरीर का ऊर्जा केंद्र, जहाँ से हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन होना, उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस, एंजाइम्स का मिलना, फिर वो एनर्जी के फॉर्म में टूटना और हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को फिर वो एनर्जी अलग अलग शरीर के सिस्टम को अलग अलग तरीके से ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो उस क्रम में आज हम बात कर रहे हैं, जैसा कि कलर बताया मैंने, येलो कलर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इस बारे में हम आपसे चर्चा भी कर रहे हैं कि कैसे पीले रंग से संबंधित जो ऑर्गन्स हैं उस ऑर्गन्स को हेल्दी रखा जाए और कहीं ना कहीं उस ऑर्गन से रिलेटेड जो डिजीजेस हैं, जो बीमारियां हैं, उनको ठीक किया जाए और उनसे बचा जाए। क्योंकि इस सिस्टम से रिलेटेड कई सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन एक आम बात है, जैसे कि ब्लॉटिंग होना, गैसेस बनना, गैस बनना, अफारा आना मुंह में, इस प्रकार के जो एसिडिटी होना, इस तरीके की जो सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होती हैं वो कहीं ना कहीं शरीर के दूसरे सिस्टम को भी खराब करने में हेल्प करती हैं। तो हम कैसे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखें योग के माध्यम से, उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ आसन और कुछ प्राणायाम के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। तो अपने डाइजेशन सिस्टम को अगर आप लोग हेल्दी रखना चाहते हैं तो सबसे पहले सीधा लेट जाएं, पीठ के बल सुपाइन पोजीशन में, जिसमें आप अपने शरीर को पूरा एक सीधी लाइन में रखेंगे। स्ट्रेट बॉडी रहेगी आपकी, दोनों पैर के पंजे एड़ियां मिले रहेंगे, दोनों हाथ दोनों थाइस के बगल में, हथेलियां जमीन की ओर टर्न करके रखना, गर्दन सीधी रहेगी। शरीर को बहुत टाइट नहीं रखना, इस बात का ध्यान रखें, रिलैक्स रखें और श्वास लेते हुए अपने राइट लेग को धीरे धीरे जितना हो सके ऊपर उठाना, लेकिन आपका घुटना ना मुड़े। और ब्रीदिंग के साथ ही एक्सहेल करते हुए वापस से पैर को नीचे लाना। इस अभ्यास को ब्रीदिंग सिंक्रोनाइजेशन के साथ 10 टाइम्स करना आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा होगा। इसी अभ्यास को श्वास लेते हुए दूसरे पैर से दोहराइए, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। आपका अपने पैर ऊपर उठाने और नीचे लाने में पूरा नियंत्रण होना चाहिए। आप चाहें तो एक बार में 10 टाइम्स एक पैर से भी अभ्यास कर सकते हैं और आप चाहें तो ऑल्टरनेटिव भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। अब सिंगल लेग रेज करने के बाद हम दूसरा आसन करेंगे, पाद उत्तान आसन। अभी किया हमने अर्ध पाद उत्तान आसन और पूर्ण पाद उत्तान आसन, यानी कि दोनों पैर ऊपर उठाना, श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए पूरे नियंत्रण के साथ नीचे लाना। जैसे हम श्वास भरते हैं वैसे पैरों को उठाते जाना, जैसे जैसे श्वास छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे पैरों को नीचे लाना। लेकिन जिन लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम्स हैं वे लोग दोनों पैर एक साथ नहीं उठाएंगे, या स्पाइन में कोई इंजरी है तब आप इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। इस बात का ख्याल रखें। इस अभ्यास को करने के बाद सब आसन में शरीर को थोड़ा रेस्ट दें। दोनों पैरों के बीच में पर्याप्त दूरी, दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ खुली रहेंगी, हाथ शरीर से दूर। शरीर को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद। ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज होने दें, शरीर यानी बॉडी को भी सामान्य होने दीजिए। कुछ सेकंड्स नॉर्मल ब्रीदिंग करने के बाद, रिलैक्स करने के बाद अगेन अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। प्रिपरेटरी पोज शवासन में, सीधा दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के बगल में। अगला अभ्यास हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन,
जो कि आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए दूसरा सबसे अच्छा आसन है। सबसे पहले अपने लेफ्ट नी को इस प्रकार से फोल्ड कर लेना, फिर घुटना चेस्ट की तरफ प्रेस करना, दोनों हाथों का सपोर्ट लेकर इस प्रकार से और प्रेस कीजिए। थाइस को पूरा पेट से टच करना, आपकी थाइस पेट के बाहर ना जाए, पेट से टच करके रखें थाइस को और पेट को अंदर की तरफ दबने दीजिए। श्वास को बाहर छोड़ें और फिर श्वास लेते हुए धीरे से अपने सिर को ऊपर उठाना और कोशिश करना कि आपकी चिन या नोज आपके घुटने से टच हो जाए। कुछ सेकंड्स यहाँ पे रुकने के बाद पहले सिर को नीचे रखना, धीरे से जैसे गए थे आसन में वैसे ही वापस आना, धीरे से पैर नीचे। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ रिपीट करें। श्वास छोड़ते हुए अपने थाइज और नीज को पेट और छाती की तरफ लेकर जाना। श्वास लेते हुए धीरे से अपने सिर को ऊपर उठा लेना और मैक्सिमम जितना क्लोज अपने सिर को घुटने के क्लोज ले जा सकते हैं लेकर जाएं। फिर धीरे से वापस आना, पहले सिर नीचे, फिर हाथों को रिलीज करते हुए पैर नीचे। अब इसी अभ्यास को हम दोनों पैरों को एक साथ मोड़कर करेंगे, यानी कि पूर्ण पवन मुक्तासन। घुटने क्लोज रखें, हाथों की उंगलियां इंटरलॉक कर लें, अपने थाइज और नीज को पेट और छाती की तरफ प्रेस करके रखें। श्वास बाहर, पेट पर एक दबाव बनने दें और श्वास लेते हुए धीरे से अपने सिर को ऊपर उठा लीजिए। यहाँ पर भी ध्यान देना कि जितना हो सके अपने नोज, चिन और फोरहेड को घुटने के क्लोज लेकर जाना। पेट के दबाव को, प्रेशर को लूज नहीं करना। फिर धीरे से अपने सिर को नीचे रखना, अपर बैक को नीचे रखना, हाथों को रिलीज करते हुए दोनों पैर नीचे सीधा कर लें अपने दोनों पैरों को और शवासन में बॉडी को रेस्ट दीजिए कुछ सेकंड्स के लिए। इन अभ्यास को करने के बाद धीरे से बॉडी को राइट साइड दाहिनी तरफ टर्न करें, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड छाती के सामने और उठकर बैठ जाएं। वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, चाहे तो सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। अपने डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखने के लिए एक क्रिया को मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, जिसका नाम है अग्निसार क्रिया, जो कि हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा रखती है, हेल्दी रखती है। जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, अग्निसार क्रिया, अग्नि यानी कि फायर, जो शरीर के अंदर फायर पैदा करे, ऐसी यौगिक क्रिया। तो इस क्रिया को करते कैसे हैं, इसके मेथड को, इसकी विधि को थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको करने का जो तरीका है वो क्या है। इस क्रिया को हम बहिर्कुंभक के साथ अभ्यास करेंगे। अब बहिर्कुंभक भी बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा। तो बहिर्कुंभक होता है कि जब आपने श्वास अंदर लिया और अंदर रोक लिया, उसको कहेंगे अंतर कुंभक, और जब आपने श्वास छोड़ा और छोड़ने के बाद बाहर रोक के रखा, उसे कहेंगे हम बहिर्कुंभक, यानी कि आउटर ब्रेथ रिटेंशन और इनर ब्रेथ रिटेंशन। ठीक है, तो जब आप श्वास छोड़ते हैं तो छोड़ने के बाद फिर श्वास लेना नहीं है, और जितनी देर आप श्वास रोक सकते हैं उतनी देर रोकें बाहर, और उस टाइम पीरियड में आप अपने पेट को रैपिडली अंदर बाहर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ब्रीदिंग नहीं करना, ये ध्यान रखेंगे। एक बार देखें, सबसे पहले नॉर्मल ब्रीदिंग करना, सुखासन की स्थिति में बैठकर 2-4 बार नॉर्मल ब्रीदिंग कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। आंखें बंद, पूरा ध्यान श्वास की गति पर और आपका अपने एब्डोमेन रीजन पर। अब एक श्वास अंदर लेते हुए बाहर छोड़ें, जितनी देर श्वास बाहर रोक पाएं उतनी ही देर पेट का मूवमेंट करें। जब लगने लगे कि अब और श्वास हम नहीं रोक सकते हैं, तब नॉर्मल ब्रीदिंग करें, थोड़ा रिलैक्स करें
और इस क्रिया के कम से कम 10 स्ट्रोक आपको कंप्लीट करना। 10 स्ट्रोक यानी कि 10 राउंड ऐसे करना है। अभी जो किया हमने 1 राउंड कंप्लीट किया, ऐसे आपको 10 राउंड्स डेली कंप्लीट करने होंगे। इस क्रिया को जब आप रेगुलर करेंगे और धीरे धीरे इसके रिपीटेशन, इसके स्ट्रोक को, इसके राउंड्स को बढ़ाते जाना है। कम से कम रेगुलर 15 से 20 मिनट इस क्रिया का अभ्यास करें। लेकिन गर्मी के सीजनों में इस क्रिया का अभ्यास ज़्यादा नहीं करना, या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है वे लोग इस क्रिया को ना करें, या फिर जब आपका बीपी बढ़ा है शरीर के अंदर तब भी इस क्रिया का अभ्यास ना करें। और हार्ट से रिलेटेड अगर कोई सीवियर कंडीशन है तब भी इस क्रिया का अभ्यास बिल्कुल ना करें। लेकिन डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड जिनको समस्या है वे लोग इस क्रिया को रेगुलर प्रैक्टिस सुबह खाली पेट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज हमारा जो कलर था येलो कलर, उससे संबंधित जो सिस्टम था येलो, यानी कि हमारा येलो कलर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट होता है। तो यहाँ पर मैंने समझा कि आप लोगों ने इस सिस्टम को भी समझा और इस सिस्टम से रिलेटेड जो कलर्स हैं उसको भी जाना। हमारे नेचुरोपैथी डॉक्टर्स के माध्यम से और मेरे माध्यम से जाना कि कैसे हम योग के जरिए अपने इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप अपने सिस्टम को दुरुस्त रखेंगे और इन अभ्यासों को रेगुलर अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे। इसी के साथ हम आज के अपने इस सीरीज को यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।